हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम मलिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको भारतीय शासन अधिनियम 1858 का अध्ययन कराया था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन किया था आपके साथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो टॉपिक, जिसमें हम आपको पहला टॉपिक 1861 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तथा सेकंड टॉपिक भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, 1861 अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया, जबकि 1858 वाले अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम कहा गया। तो इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक शुरू करते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आपको बता दें, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट लाया गया, जिससे पहले एक 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। तो इसकी तुरंत 3 साल बाद इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले ये जानना आवश्यक है, इस एक्ट को 3 साल बाद ही लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, जबकि पिछले एक्ट 20-20 साल और उससे लास्ट एक्ट 5 से 6 साल के बाद आया था, जबकि ये 3 साल के बाद क्यों लाया गया? तो इसके पीछे एक वजह थी। आपको मालूम है, 1857 में क्रांति हुई थी, तो उसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने ये जाना कि ये क्रांति जैसे 1857 में हुई है, कहीं आगे न दोहराई जा सके। तो उसके लिए अंग्रेज़ों को एक बात समझ आ गई थी कि भारतीयों के बिना हम शासन नहीं कर सकते, यानी भारतीयों का सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। तो अंग्रेज़ों ने एक नीति बनाई, जिस नीति को सहयोग नीति के नाम से जाना गया, जो सहयोग नीति के नाम से जाना गया। तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को विधायन के उद्देश्य से गठित सर्वोच्च विधायी परिषद में नामित किए गए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीयों को साथ में कानून बनाने के लिए या कानून विधायी परिषद में नामित किया गया। सेकंड पॉइंट है आपका गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ इनसे पहले वाली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारी इनसे पहली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन करा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, तो उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। पहले गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें मैंने आपको बता रखा हूँ पहले। तो उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। इसमें एक सदस्य को ऐड किया गया, यानी एक सदस्य को जोड़ा गया, जिसे जो 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया, जो एक विधिवेत्ता का पद था। यानी विधिवेत्ता का मतलब है यहाँ पर कि जिसे कानून की जानकारी थी, जिसे विधि की जानकारी थी, तो उसे जोड़ा गया गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद के साथ। यानी अब गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो कुल सदस्यों की संख्या 5 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। आपको बता दें कि अंग्रेज अपने शासन को फैलाना चाहते थे, तो जिसके लिए उन्होंने विधायी कार्यों के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ाना
ज़रूरी समझा, जिसमें कम से कम 6 सदस्य रखने की नीति बनाई तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य को सम्मिलित किए जाना अधिक सही समझा। तो जिसमें कम से कम 6 सदस्य हो सकते थे तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे। इसमें एक और ज़रूरी बात यह है कि इसमें इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होना ज़रूरी था। यानी आधे सदस्य जो हैं, आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना ज़रूरी तय किया गया। यानी अगर 6 सदस्य होते हैं पूरे परिषद में विधायी कार्यों के लिए, तो उसमें से 3 सदस्य गैर सरकारी, यानी गैर सरकारी का मतलब है कि वो भारतीय लोग होंगे, जिनमें 3 सदस्य आधे सदस्य होंगे, वो चाहे 8 के आधे हों, वो चाहे 6 के आधे हों, वो चाहे 10 के आधे हों, या 12 से अधिक सदस्य सम्मिलित नहीं हो सकते थे। तो उनमें से जो आधे सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे, और वो गैर सरकारी सदस्य भारतीय होंगे। ये नीति बनाई गई, ये इस अधिनियम में लिखा गया। तो वो गैर सरकारी भारतीय कौन होंगे? किसान होंगे? नहीं, वो जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे उस समय, उनमें से लिया गया। राजाओं से संबंधित कोई हुआ करते थे, या बड़े बड़े जमींदार हुआ करते जो उस समय अंग्रेज़ों की चाटुकारिता में लगे रहते थे। तो उनमें से जो गैर सरकारी सदस्यों को छांटा गया अंग्रेज़ों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। आपको बता दें कि पहली बार 1861 एक्ट के आने के बाद भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मतलब है कि जैसे आज के समय हमारे देश में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, जैसे वित्त मंत्रालय अलग हो गया, और होम मिनिस्ट्री अलग हो गई, ठीक है, और रेलवे मिनिस्ट्री अलग हो गई। तो इस तरह से यही मंत्रालय पहले बांटे गए, जिसे विभागीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहा गया, जिससे उसकी नींव पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। यानी गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहा जाता था, उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। किसको? गवर्नर जनरल को। यानी गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ये 1861 के अंतर्गत प्रावधान थे। आपको एक और मुख्य बात बता दूं कि जो उस समय रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो प्रेसिडेंसियां एक केंद्रीकरण जिसे कहा गया था, केंद्रीकरण हुई थी, यानी एक ही में सम्मिलित हो गई थी, या एक ही के विहीन हो गई थी। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कौन कौन सी प्रेसिडेंसी हो गई थी? एक बम्बई प्रेसिडेंसी और द्वितीय मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये दोनों प्रेसिडेंसियां जैसे एक ही में अधीन हो गई थी, किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी। तो इस एक्ट के थ्रू, इस 1861 अधिनियम के, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इन तीनों यानी बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों का अधिकार दिया गया, तथा यहाँ पर एक एलजी, इनके अलग अलग एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर
को नियुक्त किया गया इस अधिनियम के तहत। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का विस्तार से अध्ययन। नेक्स्ट चलते हैं हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, जितना हुआ है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें है पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, गवर्नर जनरल यानी वायसराय क्या था, ये एक केंद्रीय विधान परिषद था। ये क्या थी? केंद्रीय विधान परिषद। और प्रांतों में विधान परिषद अलग हुआ करती थी। तो केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या 10 रखी गई, जिससे अभी उससे पहले अभी आपको बताया 61 में यानी 1861 में कुछ और थी, तो इसमें कुछ और कर दी गई। इसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 रखी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्याओं में बढ़ोतरी की गई तथा प्रांतीय परिषद में भी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इस एक्ट का महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यानी जितने भी मेंबर हुआ करते थे परिषदों में, तो उनके जो सदस्य थे उनको शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ, यानी जो भी शर्तें एवं कंडीशंस थीं उनके साथ वार्षिक बजट, यानी जो उस समय सरकार बजट पेश करती थी उस पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। किनको? सदस्यों को, जिसमें भारतीय सदस्य भी हुआ करते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी इसमें क्या हुआ? निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इन परिषदों के कार्यकारी प्रकारों का विस्तार किया गया। इन परिषदों के कार्यकारी प्रकारों का विस्तार किया गया। तो ये था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर